हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा। तो आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन ब्लैंक दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को 3 चरणों में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज का कौन सा टेन्योर था? तो 1905 से लेकर के 1919। हमने कल की क्लास में दोस्तों देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या सब चीजें कांग्रेस में अपनाई गई, क्या चीजें लाई गई। वो सब चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। कांग्रेस ने 20 वर्षों तक अंग्रेजों की जी हजूरी की थी, वो भी हमने कल की क्लास में देख लिया था। अब बारी आ चुकी है बंगाल के विभाजन का। क्या होता है, अभी आप सभी को पता है कि जब से 1857 की क्रांति हुई है, तब से जो है दोस्तों 1857 से लेकर के जो है दोस्तों सारा का सारा सत्ता जो है किसके पास चला गया है? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया है। ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया है सारा का सारा सत्ता। ठीक है, ब्रिटेन क्राउन के पास जाने से क्या हुआ कि आप जितने भी रूल्स बनेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे? तो आपके ब्रिटेन में बनेंगे, क्राउन के परमिशन से। उसी प्रकार से दोस्तों बंगाल का विभाजन की जो घोषणा होती है, वो दोस्तों आपका 3 दिसंबर 1903 को जो है, 3 दिसंबर 1903 को जो है ब्रिटेन के ब्रिटेन के जो संसद है, ठीक है, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था। संसद में ये प्रस्ताव संसद में प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन जो है, क्या प्रस्ताव था? बंगाल का विभाजन, ये प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटेन के संसद में 3 दिसंबर 1903 को। ठीक है, यहां तक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। तो जब ये संसद में ये चीजें रखी गई, ठीक है, उसके बाद से आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस में देखा था कि उस समय जो है दोस्तों वायसराय कौन था हमारे देश का? ठीक है, और उस समय जो है दोस्तों बंगाल के विभाजन का जो निर्णय लिया था इंडिया में, ठीक है, बंगाल का विभाजन का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों हमारे देश में, वो कर्जन के द्वारा जो है ये निर्णय हमारे देश में लिया गया था कि बंगाल का विभाजन हो सके। बेसिकली ये विभाजन जो है वो अपने फायदे के लिए करना चाहते थे। ठीक है, उनमें उनको दिखा कि ये करने से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि लड़वा करके ही तो मिल सकता है चीजें। ठीक है, कर्जन, ठीक है, भारत में कर्जन के द्वारा जो है वो आपका ये निर्णय जो है वो 1905 में लिया गया था। ठीक है, आगे देखिए। अब बंगाल को बांटने का प्रस्ताव मैंने आपको बताया 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ठीक है, अब जो है 20 जुलाई 1905 को जो है वो बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई। ठीक है, तो आप ये डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1905 को जो है दोस्तों बंगाल प्रॉपरली डिवाइड हो गया। अगर मैं बंगाल ऐसे बनाऊं तो दो पार्ट हुए बंगाल के। ठीक है, पहला पार्ट जो दोस्तों इसका हुआ, उसको हमने पूर्वी बंगाल कहा, और दूसरे को कहा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी, और दूसरे को कहा हमने पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कुछ हिस्सा आता है, ठीक है, जैसे कि पूर्वी बंगाल में जो है दोस्तों असम का हिस्सा आता है। ठीक है, इसमें असम आता है, पूर्वी बंगाल में असम का कुछ पार्ट, या फिर मैं यूं कहूं कि असम का हिस्सा आता है, और इसकी राजधानी जो है दोस्तों ढाका थी। ढाका इसकी राजधानी थी, कैपिटल। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है
खास करके जो वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। और पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, एक इसका आप गवर्नर जनरल भी याद रखिएगा, मुझे याद आ रहा है इसका गवर्नर जनरल का नाम था फूलर। ठीक है, इसका पूरा नाम था लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फूलर, इसका प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर। ठीक है, उसका नाम था, आप फूलर से याद रखिए, फूलर। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल की कहानी। अब बात करने वाले हैं हम दोस्तों पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, अब पश्चिमी बंगाल पे आप सभी को पता है कि यह हमारे देश में सम्मिलित है, जिसमें आपका पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आते हैं। इसमें आपका बिहार एंड ओडिशा भी आता है। यह बात अलग है कि 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हो जाता है और 1936 को जो है वो ओडिशा अलग हो जाता है, और वर्ष 2000 में जो है वो झारखंड अलग हो जाते हैं, पृथककरण अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये सब कुछ क्या है, सम्मिलित है। अभी बात हो रही है 1905 की। ठीक है, बिहार एंड ओडिशा, इसमें दो भाग जो है आपका पश्चिम बंगाल को बनाता था। और इसकी जो कैपिटल है वो वर्तमान में जो कोलकाता की पश्चिम बंगाल की कैपिटल है वही है, कोलकाता इसकी कैपिटल है। और यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, अगर आप में से किसी को पता है तो वीडियो पॉज करके उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था फ्रेजर, इसका नाम फूलर, उसका नाम फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, ये क्या हो गई आपकी कैपिटल, कैपिटल को हम कहते हैं राजधानी, और ये आपका गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पूर्वी एंड पश्चिम बंगाल की कहानी। अब बेसिकली आप ये पूर्वी और पश्चिम बंगाल से आप उसको नहीं डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली अंग्रेज हमेशा से चाहते थे कि इसको बनाया जाए मुस्लिम के लिए और इसको बनाया जाए दोस्तों हिंदू के लिए। आगे चल करके यही दोस्तों बांग्लादेश का रूप लेता है, और आपको पता है कि ये इंडिया के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, इंडिया के पूर्वी हिस्से में है ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन तब भी जो दोस्तों इसको पश्चिमी बंगाल कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये पार्टीशन आपको मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को लेकर के जो है दोस्तों पहली बार स्वदेशी आंदोलन जो है वो देखने को मिलती है। स्वदेशी आंदोलन को आपको अगर मैं बताऊं, स्वदेशी, स्वदेशी, अब इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो वर्ड निकल के आते हैं, एक होता है स्व, एक होता है देशी। ठीक है, स्व का मतलब होता है आउन, ठीक है, और देशी का मतलब होता है जो हमारे इंडिया की बात की जा रही है उसकी, मतलब ऐसा चीज जो खुद के कंट्री में बना हो। आपने अभी टैग देखा होगा जगह पे जहां पे लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खादी, खादी का नाम सुना है ना, हमारा भारतीय है। तो दोस्तों मेड इन इंडिया का एक बहुत पुराना रूप था स्वदेशी। ठीक है, तो स्वदेशी का मतलब जो है दोस्तों वो होता है कि अपनी चीजों को आप अपनाइए। इसके बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसके विरोध में जो है दोस्तों लोगों ने जो है स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग किया था आपका कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है वो आपका कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था, आप ये याद रखिएगा, टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। और वो डेट था 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 1905, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, 1905 को कोलकाता के, ठीक है, कोलकाता के टाउन हॉल से जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग होती है। अब क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू लड़े, जब लड़ेंगे तभी तो बटेंगे, और इसी को रोकने के लिए राखी दिवस मनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। ठीक है, आप उसको भी देखिएगा कि राखी दिवस, ऐसे तो इसको बंगाल में जो है दोस्तों शोक दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन आपको पता है राखी जो है दोस्तों दो बंधनों को, ठीक है, आपको कह सकते हैं मिलाने का प्रयास करती है, इसलिए इसको राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अगर मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में जो है पूरे बंगाल में इस चीज को
मनाया जाने लगा। ठीक है, लेकिन इस दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि आप इसको एकजुटता के रूप में मनाइए। ठीक है, इसलिए इसको रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से जो है इसको राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ये आपके एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, इसी समय दोस्तों उन्होंने एक गाना लिखा था जिसका नाम था आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगाल। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है, जो वर्तमान में आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा ये चीज लिखी गई, आमार सोनार बंगाल। ठीक है, अब ये बांग्लादेश की नेशनल एंथम है। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर है। अगला आते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1906 को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। 15 अगस्त, 15 अगस्त 1906 को जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है दोस्तों आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला था। और ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें जो है वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। यहां पर मैं स्वदेशी चीजों की बढ़ावा यानी कि मेड इन इंडिया चीजों को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। और आपने जो पढ़ा कि स्वराज शब्द का प्रथम बार उल्लेख, ठीक है, मैंने इससे पहले ही क्लास में आपको बता रखा है कि स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख जो है दोस्तों वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पहले से बता रखा है कि स्वराज वर्ड जो है दोस्तों, स्वराज, ये आपका दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा जो है, दादा भाई नारोजी साहब के द्वारा जो है ये चीज का प्रतिपादन किया गया था। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 19 1906। ठीक है जी, अब देखो, इससे पहले की अगर आपको कुछ चीजें याद आ रही होगी, जब मैंने सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म बताया था, ठीक है, तो मैंने दयानंद सरस्वती साहब के बारे में बताया था कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, यहां पर मैं दोस्तों उल्लेख की बात की जा रही है, उल्लेख की। ठीक है, लेकिन प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था प्रयोग। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रयोग और उल्लेख में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका इस चीजों के बारे में। अब स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है ना वो बहुत सारे लोगों ने किया था। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो है वो सैयद हैदर राजा ने किया था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, पूना तथा बंबई में जो है वो तिलक ने किया था, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात करने वाला हूं मैं, ये तो हो गया आपका पूरा बंगाल के बारे में। अब बात करने वाला हूं 1907 में जो दोस्तों कांग्रेस का विघटन, कांग्रेस का जो है ना टूट जाती है कांग्रेस। ठीक है, तो उसके बारे में भी आइए थोड़ा सा फटाफट देखते हैं। 1907 में
1907 में हम आ चुके हैं दोस्तों, प्रवेश कर चुके हैं। और कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बस लाइन में लिखवा दिया था, अभी मैं उन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन हुआ था। अब आपको मैंने बताया है कि सूरत अधिवेशन में जो है आपका उदारवादी एक नेता थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष लोग बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया चाहते थे। अब दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें दो पार्टीशन आ गए थे, दो कह सकता हूं पार्टी के लोग आ चुके थे। ठीक है, एक जो उदारवादी सोच के थे और एक जो कह सकता हूं आपका नरमपंथी दल के थे। तो जो उदारवादी थे वो रास बिहारी घोष साहब को बनाना चाहते थे। और जो आप कह सकते हो नरम गरमपंथी थे, सॉरी मैं नरमपंथी कह रहा था, गरमपंथी जो थे वो आपका लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। उदारवादी कौन? रास बिहारी, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, पढ़ पढ़ के लिखिएगा, रास बिहारी। ठीक है, उनको बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और गरमपंथी वाले लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय साहब को जो है वो आपका अध्यक्ष बनाना बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अंततः जो है रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे। तो जब ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप जब आप किसी सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं या फिर आप किसी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, और आप जब चाहते हो कि मेरे मतलब तरफ का इंसान जो है वो बने अध्यक्ष, लेकिन दोस्तों कोई और बन जाता है, तो आपके मन में जो है ना एक भावना पैदा होती है कि अब हमें इनके साथ नहीं रहना है, अब हमें अलग होना है। सेम भावना जो दोस्तों, क्योंकि ये आपका ह्यूमन फीलिंग है, सेम भावना जो है आपका सूरत अधिवेशन में कांग्रेस वालों के साथ हुआ था। अब इस अधिवेशन में जो है, अगर मैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए चार प्रस्ताव, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सुशासन को लेकर विवाद गहरा गया, और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। ठीक है, इतनी तक बातें आपको क्लियर होगी। अब इसी में दोस्तों 1906 में दोस्तों एक मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में दोस्तों आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है इन्हीं सब के चक्कर में। ठीक है, 1906 में कौन बनता है? 1906 में मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। अब आप सभी को पता है कि 1905 में जो है दोस्तों बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो है दोस्तों 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो है दोस्तों मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो में शिमला में लोग मिलते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? अभी आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया क्या? देखो, मैंने कहा दोस्तों कि बंगाल विभाजन में आप सभी को पता है, अगर मैं पिछली स्लाइड में आपको लेकर के चलूं, यहाँ पे देखिए पिछली स्लाइड में आपको पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल जो है दोस्तों आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक पूर्वी बंगाल जो है आपका मुस्लिम के लिए था, पश्चिमी बंगाल जो है वो हिंदू के लिए था, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो यही चाहते थे। तो 1906 में जो है दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो है दोस्तों, जब ये घोषणा हो जाती है, तो 1 अक्टूबर 1906 को जो है ना आगा खां, जो उनके सुप्रीम माने जाते थे आगा खां, वो उनके नेतृत्व में जो है लो दोस्तों मुसलमान, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि धर्म के हिसाब से लड़वाएंगे तो जो लड़वा रहा है उसके पास तो जाएंगे ना सजेशन के लिए। तो आगा खां की सलाह में जो है दोस्तों आपका 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1906 को जो है आगा खां की सलाह के साथ, ठीक है, या फिर आगा खां के नेतृत्व में जो है आगा खां के नेतृत्व में जो है लोग, जो मुसलमान का एक शिष्टमंडल जो है, मतलब एक जो है ग्रुप जो है, वो आपका वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है। ठीक है जी, शिमला में ये लोग क्या करते हैं, मिलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, और वो लोग यही चाहते थे, अपने मंसूबों में वो लोग ऑलमोस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो चुके थे। ठीक है, अंग्रेज
अब दोस्तों क्या होता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा जो है दोस्तों इन सभी के सजेशन पे 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की जाती है। ठीक है, ये नेतृत्व जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दोस्तों, घोषणा जो है कब होती है, 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, नवाब नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है दोस्तों ये ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है वहां पर में आयोजित एक बैठक में की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं उनका नाम था मुश्ताक, मुश्ताक हुसैन उनका नाम था। पूरा नेम अगर मैं बात करूं तो नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इतना लंबा चौड़ा नाम है लेकिन आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप उनका लास्ट नेम याद रखिए कि लास्ट नेम उनका किस प्रकार से था। तो प्रथम जो इसके बने आपका अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था क्या, मुश्ताक हुसैन, मुश्ताक हुसैन। ठीक है, आपका प्रथम जो है वो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बनते हैं मुश्ताक हुसैन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है दोस्तों इसकी घोषणा की जाती है ढाका में। ठीक है, और उसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं मुश्ताक हुसैन साहब। ठीक है, अब क्या होता है कि 1908 में जो है वो अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष जो बनते हैं वो सर सैयद इमाम, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है जिसकी पूर्ति जो है आपका 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा की जाती है। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही जब मैंने हिस्ट्री क्लास पढ़ाई थी मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आपको दोस्तों बताया हुआ था, जिसका दूसरा जीता जागता रूप था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जामिनेशन के लिए कि अलग कह सकता हो निर्वाचन मंडल की मांग जो जो होती है ना, तो उनकी मांग। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि दोस्तों अलग निर्वाचन मंडल की मांग आखिर मुसलमानों के द्वारा क्यों की गई थी और ये निर्वाचन मंडल क्या होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत कंसंट्रेट किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में गया ही होगा। ठीक है, निर्वाचन मंडल को अगर मैं दोस्तों बताऊं, निर्वाचन मंडल की बात करता हूं दोस्तों, निर्वाचन मंडल, तो इसको इंग्लिश में जो है दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। कहाँ गया ये, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट उसको कहा जाता है। अब इसकी मांग जो है मुसलमानों ने इसलिए की थी क्योंकि वे अपनी राजनीति पहचान और अधिकारों की सुरक्षा चाहते थे। ठीक है, उन्हें डर था कि बहुसंख्यक हिंदू जो है ना वो समुदाय के बीच उनकी राजनीतिक आवाज दब सकती थी या फिर दबा सकते थे। उनको ये डर था कि भाई साहब अगर हम लोग जो है वो एक साथ रहेंगे तो हमें जो है वो दबा दिया जाएगा क्योंकि हम जो अल्पसंख्यक में हैं इसलिए। ठीक है, और निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि चुनाव में किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था, इसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो अलग निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही मुसलमान उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कहा कि अलग से चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे, अलग से चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही मुसलमान उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। और यह मांग जो है सबसे पहले 1906 में मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, उसके तहत माना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलग निर्वाचन मंडल की मांग जो है मुसलमानों के द्वारा कब की गई थी, तो 15 नवंबर 1909 को जो है
15 नवंबर 1909 को जो है ना। लेकिन ये होता कैसे कैसे है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले ये होता कहाँ से है। 1908 में जो है दोस्तों, 1908 में जो है वो अमृतसर के एक बैठक में, ठीक है, 1908 में अमृतसर में एक आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में, अमृतसर में आयोजित एक मुस्लिम लीग की बैठक में जिसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों, ठीक है, उसका नाम था सर सैयद इमाम, सर इमाम, सर सैयद इमाम उनका नाम था, अध्यक्ष थे ये, ठीक है, बैठक के। इनके लिए जो है, इन्हीं में जो है दोस्तों मांग की गई कि आपका हमें जो है वो सेपरेट आपका मंडल चाहिए, निर्वाचन मंडल चाहिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो इसको 1500 आपका 1500 सॉरी 15 नवंबर 1909 में जो है दोस्तों आपका मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है अंग्रेजों ने इस चीज को, इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था। मतलब क्या, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार 1909। हाँ, ठीक है। ये 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद जो है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। अब इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भारतीय परिषद अधिनियम के दूसरा नाम यही है, मार्ले मिंटो अधिनियम, भारतीय परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। अब आपको इतनी बातें आई होप क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में, ठीक है। अब जो है दोस्तों ब्रिटेन से कुछ लोग इंडिया आने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। दिल्ली दरबार 1911, ठीक है दोस्तों। आप लोग मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं थोड़ा पीसी को चार्ज में कर देता हूँ वरना शट डाउन हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली दरबार जो है आपका 1911 में आता है। अब क्या होता है कि दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, कहता हूं मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से पहले, ठीक है, बीच से नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसका आयोजन जो है दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया था, ठीक है। तो उसमें दो लोग आए थे, ठीक है, एक का नाम क्या था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, सॉरी दूसरी महिला कौन थी, उनका नाम था विलियम मैरी, ठीक है। और ये आपको पता है कि ब्रिटेन से आए थे, उस समय में दोस्तों वायसराय कौन थे, वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, ये आपके वायसराय थे, ठीक है दोस्तों। दिल्ली दरबार में जो है आपके दो लोग आए थे, जॉर्ज पंचम और दूसरा नाम था विलियम मैरी, और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। आपका अब क्या होता है दोस्तों कि एक कमेटी बनती है, इस कमेटी के नाम था अरुणडेल कमेटी। अब उनकी सिफारिश पर जो है दोस्तों बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ये कमेटी के बारे में बहुत बार पूछा गया कि किस कमेटी के द्वारा जो है आपका भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो अरुणडेल कमेटी के द्वारा। पहला काम तो उसने क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कब रद्द किया, 12 दिसंबर 1911 को। और दूसरा काम क्या किया था कि आपका कलकत्ता से जो है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित, दिल्ली राजधानी
को बनाया। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। दोस्तों मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें सीधा सीधा समझ में आएगी। ठीक है, घुमा फिरा के नहीं पढ़ाना चाहता हूं मैं। तो अरुंडल कमेटी की सिफारिश पे जो है दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, और 12 दिसंबर 1911 को जो है दोस्तों विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और कलकत्ता की जगह जो है वो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अब 1 अप्रैल 1912 को जो है वो दिल्ली भारत की नई राजधानी बनती है। आप ये भी याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1912 को जो है दोस्तों ये दिल्ली की राजधानी बनती है। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि बंगाल विभाजन रद्द होने से जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। ठीक है, और असम जो है वो पुनः दोस्तों आपका 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल हो गया था। कुछ बहुत चीजें मेजर इसमें होती है। पहला क्या होता है कि बंगाल का विभाजन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1912 में जो है दोस्तों आपका बंगाल से जो है वो बिहार अलग हो जाएगा, फिर 1936 में जो है आपका ओडिशा अलग हो जाएगा, फिर 2000 में जो है आपका झारखंड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब बंगाल से जो है ना वो ये सब कुछ अलग हो चुके थे। अब बंगाल जो है ना अब केवल बंगाल रह गया था, बिहार अलग हो गया था। ठीक है, ओडी अभी झारखंड अलग नहीं हुआ है, और उड़ीसा जो है दोस्तों बंगाल से सक्सेसफुली अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, और असम जो है वापस से 1874 की स्थिति में आ गया था। ठीक है, और असम में जो है वो सिलहट भी शामिल हो गया था। असम में क्या शामिल हो गया था? असम में एक जगह है सिलहट। सिलहट इसको भी दोस्तों शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बातें आती है दिल्ली के बारे में कि ये तो हमें पता चल गया कि कलकत्ता से जो है वो दिल्ली राजधानी को बनाया जाता है, और इसको जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1912 जो है इसको नई राजधानी के रूप में बनाया जाता है। लेकिन दिल्ली का जो रूपरेखा है ना वो आपको एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ जो है मिलकर तैयार की थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ठीक है, कि आप जो अभी मॉडर्न दिल्ली देखते हो ना वो इन्हीं की देन है, कि इनका जो रूपरेखा तैयार जो किया था ना, रूपरेखा, स्ट्रक्चर आप कह सकते हो उसको, स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो ये दो व्यक्ति ने मिलकर किया था। एक का नाम था एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, और दूसरे व्यक्ति का नाम था दोस्तों हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, इनके साथ मिलकर के तैयार किया गया था। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो आप करंट में राष्ट्रपति भवन देखते हो ना वो किसी और की देन नहीं है, इसी बंदे की देन है, एडविन लुटियंस की। ठीक है, अभी जो वर्तमान में आप जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हो उसके उस समय में जो है लुटियंस के समय में जो है दोस्तों इसको वायसराय भवन कहा गया था। तो अभी जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हो ना, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन जो है वो इसी के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। और उस समय में दोस्तों इसको क्या कहा गया था? वायसराय, वायसराय भवन कहा गया था। ठीक है, उसकी जो रूपरेखा जो है ना वो आर्किटेक्ट जो है वो इसी ने की थी। ठीक है, और साथ ही जो है दोस्तों संसद भवन भी बनाया था। इंडिया गेट भी इसी के द्वारा जो है दोस्तों एडविन लुटियंस के द्वारा जो है दोस्तों बनाया गया था। पहला क्या बनाया? राष्ट्रपति भवन। और दूसरा क्या बनाया दोस्तों इसने? मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहां से। ठीक है, दूसरा इसने बनाया संसद भवन। और क्या बनाया? इंडिया गेट। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बनाया लेकिन ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को भी पता है। ठीक है, और पहले व्यक्ति जो थे दोस्तों जो आपके राष्ट्रपति भवन में जिन्होंने निवास किया था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। तो आप याद रखिएगा जो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भवन में निवास किया था। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है वरना मैं लिख देता, बट आप इसको जरूर से मेंशन कर लीजिएगा कि इसका पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये इसने निवास किया था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे निवास, पहला व्यक्ति फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति था लॉर्ड इरविन जो आपका वायसराय भवन में निवास करता है। ठीक है, ये थी दोस्तों आपकी 1912 तक की पूरी अच्छे से कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब दोस्तों
यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर होगी। अब बीच में क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके तरफ से जो है, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे, और दूसरी तरफ जो थे दोस्तों आपका फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली थे, और जापान भी उसमें शामिल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। ठीक है, और गांधी जी ने लंदन में जो है वो एम्बुलेंस कोर बनाई, जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहां से लिखा देना चाहता हूं इसके बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था, तो 1914 में 28 जुलाई, 28 जुलाई आपका 19, एक मिनट दीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि, रुको 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 एक मिनट रुको। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब कल से जो है ना मुझे वापस से वन नोट पे ही पढ़ाना पड़ेगा। 1914 को जो है वो दोस्तों स्टार्ट हुआ था। अब मैंने आपको बताया एक तरफ कौन था और दूसरी तरफ कौन था, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा जो है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है दोस्तों एम्बुलेंस कोर की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप याद रखिएगा, लंदन में। ये क्या करता था, ये करता था, आपको पता है एम्बुलेंस से आपको पता चल गया होगा कि घायल लोगों को क्या करता था, ये जाता था लेकर के आता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो एम्बुलेंस कोर की स्थापना की जाती है। कहां पर में, तो लंदन में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको लखनऊ समझौता के बारे में बताया था। ठीक है, जो 1916 में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं। ठीक है, अब ये दो दृष्टि से जो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा यहां से, बताऊंगा आपको। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका शरण मजूमदार। ठीक है दोस्तों, और ये दो कारणों से काफी ज्यादा आपका न्यूज में रहा था और इंपॉर्टेंट भी था। पहला कारण था कि कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला था। ठीक है, जो आपके गर्मपंथी थे ना, गर्म दल के लोगों की वापसी हुई थी। ठीक है, लोगों की वापसी हुई थी। और दूसरा क्या था, दूसरा था दोस्तों आपका कि मुस्लिम लीग के बीच जो है वो ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, समझौता हुआ था। और लीग के कह सकता हूं कि लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। तो ये दो चीजें, क्योंकि सबको लगा कि आप भाई साहब अब वो वक्त नहीं है कि अकेले अकेले लड़ा जाए, अकेले अकेले लड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए लोग जो क्या हुआ कि धीरे धीरे एकजुट होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको आज की क्लास में समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं मोंटेग्यू घोषणा 1917 की। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों मैं आपको कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके गदर पार्टी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आपका विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि क्या सब हुए थे। ठीक है, बंगाल में क्या सब हुए, वो सब के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और अगला क्लास जो हमारा दोस्तों होगा वो आपका होगा 1919 से लेकर 1947 के बीच जितने भी आंदोलन हुए। ठीक है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो महात्मा गांधी के बारे में जो मैंने कंप्लीट आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो बताने की जरूरत मुझे वापस से नहीं है। ठीक है, एक मैंने बताया आपको जस्ट कि
मॉन्टेग्यू घोषणा ये क्या था, आइए उसको भी देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, ये कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को हुआ था। ठीक है, 17 को हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है दोस्तों, वो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का एक आधार बनी थी। ठीक है, आप सभी को पता है। और इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, मॉन्टेग्यू घोषणा को। तो आप याद रखिएगा कि जो उदारवादी किस्म के जो लोग थे, उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। ठीक है, किसको? तो मॉन्टेग्यू घोषणा को। अच्छा, अब आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मॉन्टेग्यू घोषणा में ऐसा था क्या जिसे उदारवादियों ने जो है वो भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? ठीक है, आप सभी का ये प्रश्न होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या था। अब देखो, ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि घोषणा जो है 1917 में की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में जो है ना, इसमें मॉन्टेग्यू घोषणा में कुछ हुआ था। जैसे कि प्रांतीय स्वायत्ता हुई थी। ठीक है, विधान परिषदों का विस्तार हुआ था। ठीक है, उत्तरदायित्व कैसे, तो उत्तरदायी शासन का वादा किया गया था। ठीक है, मतलब क्या कि प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब ये हुआ कि प्रांतों में कुछ विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, आप याद कीजिए, जब मैं आपको यह अधिनियम के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो धीरे धीरे आपके पॉलिटिक्स में जो है वो आपका धीरे धीरे इंडियन मिनिस्टर्स की कह सकता हूँ प्रेसिडेंसी, मतलब कह सकता हूँ प्रेसिडेंस, वो आ रही थी। ठीक है, दूसरा था आपके केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो है वो विधान परिषदों में अधिक भारतीय सदस्य शामिल हुए थे। और तीसरा था कि धीरे धीरे भारतीयों को अधिक जिम्मेदारी देने का आश्वासन भी किया गया था। ठीक है, लेकिन हालांकि सुधारों से भारतीयों को पूर्ण सत्ता नहीं मिली थी, फिर भी इसे भारत की शासन व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि उदारवादियों जो है वो भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है इसको दी थी। ठीक है, और इसमें जो दोस्तों तिलक साहब ने जो है इसको कहा, तिलक साहब ने इसको क्या कहा, आप वो भी देखिए। तिलक साहब ने इसको कहा, ठीक है, सूर्य विहीन उषा काल, सूर्य विहीन उषा काल। ठीक है, तो याद रखिएगा मोंटी की घोषणा को तिलक साहब ने जो है वो सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, और इसमें आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा था दोस्तों कि इसी से के द्वारा जो है दोस्तों लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और पहली बार जो है दोस्तों आपका द्वैध शासन प्रणाली को लागू भी किया जाता है इसी के द्वारा। और पहली बार जो है वो लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा पृथक निर्वाचन मंडल के में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया था। तो काफी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन कि लोगों ने इसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसको दी। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में दोस्तों हम कुछ पार्टियों के बारे में देखेंगे, जैसे गदर पार्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां किस प्रकार से अपने पीक पे थी, उन चीजों को भी देखेंगे और समझेंगे।